नमस्कार, मैं मिसेस कावेरी दाभड़कर, गवर्नमेंट बिलासगंज पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज आपके समक्ष पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इन वर्ल्ड इस विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विश्व में जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण, यह मेरे आज के व्याख्यान का विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के पॉपुलेशन और डेंसिटी के बारे में जानना एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है डेमोग्राफिकल स्टडीज़ का। हम सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज के उपयोगिता के पीछे मूल केंद्र है मनुष्य, और मनुष्य इस विश्व में मनुष्य का वितरण किस प्रकार है, निश्चित रूप से यह बात एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो सकती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स द वे of pupil spread on the earth surface। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के मायने यह होता है कि पृथ्वी के सतह पर मानव संसाधन या जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है। हम सभी जानते हैं कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है वह विश्व के 10% भौगोलिक क्षेत्र पर निवास करती है। 1950 में पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की थी वो 241 करोड़ थी, जो कि इंक्रीज हो गई 6.14 करोड़ 2001 तक और 7.63 करोड़ 2017 तक। स्पष्ट है कि जो पॉपुलेशन जो है विश्व में निरंतर बढ़ती जा रही है, और यह बढ़ती जनसंख्या जो है वह सभी समस्याओं के सापेक्ष में एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, क्योंकि चाहे वो जल आपूर्ति की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, अर्बनाइजेशन की बात हो, मानव एक ऐसा संसाधन है जो कि समस्त पृथ्वी के रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज का उपभोक्ता भी है और प्रोड्यूसर भी है, और इसी परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन की उपयोगिता या उपादेयता जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक विश्व की जनसंख्या का सवाल है, विश्व की जनसंख्या निरंतर बढ़ते आ रही है। यह जनसंख्या, जैसा कि हमने देखा कि 1950 में जहाँ 241 करोड़ थी, वह सन 2001 तक यह बढ़कर 6.14 करोड़ हो गई, और संप्रति यह 7.63 करोड़ के आसपास हो गई है। निश्चित रूप से ये जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, यद्यपि यह जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है वह समस्त विश्व में एक जैसी नहीं है। कहीं पर पॉपुलेशन ग्रोथ अधिक है और कहीं पर पॉपुलेशन ग्रोथ कम है। जैसे कि भारत जैसे देश में जनसंख्या की जो ग्रोथ है वह 1.4 है, तो पाकिस्तान जैसे देश में यह जनसंख्या का घनत्व जो है वह 2.4 है। जहाँ तक वैश्विक घनत्व का प्रश्न है, इस ग्राफ के माध्यम से हम भली भांति समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली जनसंख्या का ग्राफ जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। सन 2010 के बाद में देखिए जनसंख्या सभी देशों, चाहे वो ओशनिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, सभी देशों में जनसंख्या की वृद्धि देखी जा सकती है। पॉपुलेशन ग्रोथ का यह जो मैप है यह इस बात को प्रतिपादित करता है कि जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या का जो ग्रोथ है वह अलग अलग है। हम सभी देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में जनसंख्या की जो ग्रोथ है वह 2 से 3% तक है। कहीं कहीं पर अफ्रीकन देशों में जनसंख्या की जो ग्रोथ है वो 3% से भी ज़्यादा है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में इसका प्रतिशत मात्र 0.1 से लेकर के 0 तक। देखिए जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, इन डेवलप कंट्रीज में जनसंख्या का जो विकास है वह अपेक्षाकृत कम है। जितने भी लैटिन अमेरिकी देश है, अफ्रीकी देश है और एशियाई देशों में जनसंख्या की जो ग्रोथ है वो अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है। विश्व की जनसंख्या का यह एक ग्राफ है। हम देखते हैं कि जब अर्लियर में जब 1803 ईस्वी के समय में विश्व की जनसंख्या 1 बिलियन थी। उसके पश्चात 124 वर्ष पूर्व यानी कि 1803 से लेकर के 1927 तक विश्व की जनसंख्या 2 बिलियन है। अगले 33 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 3 बिलियन हो गई, और उसके पश्चात बढ़ते आप देखिए इन 32 सालों में 11 बिलियन हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो विश्व की जो पॉपुलेशन है जो आज जो है लगभग 8 बिलियन के पास है, या एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं तो 7.63 के आसपास है, वो आने वाले समय में यानी कि 2050 तक विश्व की जनसंख्या 11 बिलियन तक हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समूचे विश्व में प्रागैतिहासिक काल से लेकर अब तक के जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अगर हम इस ग्राफ को अवलोकन करें
तो पिछले 12,000 ईयर्स में जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या की प्रवृत्ति को यह ग्राफ बताता है। देखिए 10,000 बीसी पहले 4 मिलियन थी, 8,000 बीसी पहले 10 मिलियन थी। उसके बाद ग्रेजुअली जनसंख्या जो है वो बढ़ते जा रही है। और अब देखिए ग्रेजुअली ये देखिए 1900 में 1.65 बिलियन थी, 1928 में 2 बिलियन थी, 1960 में 3 बिलियन, 1975 में 4 बिलियन, 1987 में 5 बिलियन, 1999 में 6 बिलियन, 2011 में 7 बिलियन और 2019 में 7.7 बिलियन पॉपुलेशन है। ये जो ग्राफ है ये हमने यूनाइटेड नेशन के जो डेटाबेस होते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट HYDE के और यूनाइटेड नेशन का जो डेटाबेस है, उन डेटाबेस के आधार पर यह ग्राफ गूगल में के माध्यम से हमने ये प्राप्त किया है। और इस ग्राफ के माध्यम से हम भली भांति समझ सकती है कि वैश्विक स्तर पर जनसंख्या की जो ग्रोथ है क्रमशः होते जा रही है। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हुआ समय के साथ साथ। हम जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि 1803 में वर्ल्ड जो थी सबसे, जैसा कि अभी हमने देखा कि 1803 में 1 बिलियन थी और उसके बाद दूसरे जो बिलियन आने में लगभग 124 साल लगे और तीसरा बिलियन आने में लगभग 33 साल का पीरियड लगा है। और अगले 15 साल में ये चौथे बिलियन पर पहुंच गए। और समूचे विश्व की जनसंख्या का 1975 से 2011 का जो पीरियड था वह सबसे फास्ट ग्रोथ, जनसंख्या ग्रोथ का पीरियड कहलाता है, क्योंकि इसी पीरियड में जनसंख्या, मतलब कुल 12 वर्ष के इस पीरियड में जनसंख्या 5 से 6 लाख हुई और 6 से 7 लाख हुई। मतलब इस 15 वर्ष के काल में समूचे विश्व में जनसंख्या का एक प्रकार से विस्फोट ही हुआ है। ऐसा माना जाता है कि आने वाले 13 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन के पास हो जाएगी, यानी कि 2024 तक विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन के आसपास होगी। और उसके 18 साल के पश्चात अर्थात 2056 में विश्व की जनसंख्या 10 बिलियन होगी। और उसके बाद आने वाले 32 सालों में यानी कि 2028 तक 88 तक का आकलन यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया गया है और उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या लगभग 11 बिलियन हो सकती है। ऐसा जनसंख्या के वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है। ये देखिए वैश्विक स्तर पर लेकिन जनसंख्या के वृद्धि का रेट, पूरे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या के वितरण को अगर अपन देखते हैं तो पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है। यद्यपि समूचे विश्व में जनसंख्या की वृद्धि परिलक्षित होती है, लेकिन यह जनसंख्या की वृद्धि समूचे विश्व में समान नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी डेजर्ट एरिया है, जितने भी कोल्ड डेजर्ट एरिया है, जितने भी फॉरेस्टेड एरिया है, जितने भी हिल वाले एरिया है, वे समय मतलब फिजिकली जहाँ पर बैरियर्स है, उन सभी एरिया में जनसंख्या का वृद्धि का प्रतिशत उन क्षेत्रों की तुलना में कम है जो कि प्लेन और फर्टाइल लैंड के रूप में जाने जाते हैं। इस विश्व के नक्शे में अगर अपन देखते हैं तो इससे साफ नजर आता है, ये जो जितने डार्क एरिया है मैरून और लाल कलर से है, ये जितने भी उष्णकटिबंधीय देश है, अपेक्षाकृत उष्णकटिबंधीय देशों में जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं, जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम, जनसंख्या की जो वितरण है वह अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजनल वेरिएशन को देखते हैं तो इस आधार पर हम वैश्विक जनसंख्या को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रीज विथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के कुछ देश जो है इसके अंतर्गत हम रख सकते हैं। हाई बर्थ रेट और कंट्रोल डेथ रेट, ये वाले जो प्रदेश है इनमें साउथ एशियन कंट्रीज को शामिल रखा जाता है। यहाँ पर उच्च जन्म दर और कंट्रोल डेथ रेट जो है इसका ऐसे वाले प्रदेश जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज के रूप में सामने आते हैं। कंट्रीज विद डिक्रीजिंग डेथ एंड बर्थ रेट, ईस्टर्न यूरोप के ऐसे देश हैं जैसे चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पोलैंड, इस तरह के जो देश है इन देशों में डेथ रेट डिक्रीज होते जा रही है, साथ ही बर्थ रेट भी डिक्रीज होते जा रही है। उसके पश्चात कंट्रीज विथ लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यहाँ पर अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के कुछ देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ये ऐसे देश है जहाँ पर डेथ रेट तो कम है ही, साथ ही बर्थ रेट भी कम है। इस प्रकार जनसंख्या की ग्रोथ लगभग नलिफाइड है।
तो विश्व में अगर हम जनसंख्या का वितरण देखते हैं तो इस नक्शे से भली भांति समझ में आता है कि विश्व के जो एशियाई देश है या विश्व की लगभग 90% जनसंख्या विश्व के केवल 10% भागों में निवासित है। हम इस मैप में अच्छे से देख सकते हैं। भारत 1354 1.354 बिलियन जनसंख्या, चाइना 1.415 बिलियन जनसंख्या और जापान 127.2 मिलियन जनसंख्या, ब्राजील 210.9 मिलियन जनसंख्या, मेक्सिको 130.8 मिलियन, यूनाइटेड स्टेट 326.8 मिलियन और विश्व के अन्य देशों में देखिए प्रत्येक जैसे नाइजीरिया 195.9 मिलियन। इस तरह से जनसंख्या का वितरण हमको दिखाई देता है। ये जनसंख्या के वितरण के मानचित्र को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि एशियाई कंट्रीज में जनसंख्या का वितरण बहुत ज्यादा है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत कम है। जैसे फ्रांस में देखिए 66.2 मिलियन और जर्मनी में 82.3 मिलियन और इसी तरह से पोलैंड में 38.1 मिलियन। हम इस मैप को देखने से हमको यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जितने भी उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय विश्व के देश है वहां पर जनसंख्या की बसाहट ज्यादा है या वहां जनसंख्या का वितरण ज्यादा है, जबकि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं आप देखिए ये पूरा जो साइबेरिया वाला एरिया है उस एरिया में जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत कम है। विश्व के अगर सबसे घनी जनसंख्या वाले देशों का वितरण अगर अपन लेते हैं तो या 5 देश अगर हम चुनते हैं तो देखेंगे कि पहले स्थान पर चाइना है 1.2 बिलियन जनसंख्या के साथ, दूसरे स्थान पर भारत है 1.37 बिलियन जनसंख्या के साथ और तीसरे स्थान पर यूनाइटेड स्टेट है 329 मिलियन जनसंख्या और इंडोनेशिया चौथे स्थान पर 269 मिलियन एंड ब्राजील 212 मिलियन जनसंख्या। फॉर सेवरल कंट्रीज चाइना हैज बीन वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बट नॉट फॉर लॉन्ग इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंडिया जो है वह विश्व के सबसे सघन जनसंख्या वाला कंट्री जो है वो आने वाले दशक में हो सकता है। निश्चित रूप से जनसंख्या के वितरण के साथ साथ जनसंख्या की जो गहनता या जनसंख्या का घनत्व है यह भी डेमोग्राफिकल स्टडीज का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व मुख्यतः रेशो है लैंड और पॉपुलेशन के बीच में। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि पॉपुलेशन बटे एरिया बराबर पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब एक प्रकार से यह भूमि और जनसंख्या के बीच का अनुपात होता है। The density of population is not equal in the world वर्ल्ड में पूरी तरह इक्वल बराबर नहीं है। जो कोस्टल एरिया है जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ है, जहाँ पर अर्बन सेंटर्स ज़्यादा है, जो वह लैंड जहाँ पर फिजिकल फर्टिलिटी ज़्यादा है लैंड की, जहाँ उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जबकि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ पर है वहाँ जैसे कि नॉर्थ और साउथ पोल वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम है। जनसंख्या घनत्व के ये विश्व मानचित्र है। यह विश्व मानचित्र इस विश्व मानचित्र के को अगर हम क्लासीफाई करें तो इस क्लासिफिकेशन के आधार पर विश्व में हमको वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जोन, लो मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी जोन, लो और वेरी लो डेंसिटी जोन हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। विश्व के जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले जोन है उन क्षेत्रों में पॉपुलेशन जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की घनत्वता 1000 व्यक्ति से भी 1000 पर्सन से भी ज्यादा है। ऐसे देशों में भारत का नाम भारत है, बांग्लादेश है ये और श्रीलंका है, इंडोनेशिया का कुछ भाग है और ये कुछ जो है क्यूबा और उसके आसपास के क्षेत्र है, यूरोप के कुछ क्षेत्र है। इन भागों को हम उच्च जनसंख्या वाला क्षेत्र मान सकते हैं। दूसरे जो है मीडियम जनसंख्या के घनत्व वाले क्षेत्र। मीडियम जनसंख्या के घनत्व वाले क्षेत्र में उन राज्यों को सम्मिलित किया जाता है जहां पर जनसंख्या का घनत्व 100 से लेकर 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऐसे देशों में मेक्सिको, चाइना, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, इटली, ये जो है ये जो आप ये कलर देख रहे हैं ना, ये जो क्षेत्र है ये इनके अंतर्गत आता है। ये मैक्सिको, फ्रांस, इटली, चाइना, पाकिस्तान, ये जो वियतनाम, ये ऐसे राज्य है या ऐसे देश है जहां पर जनसंख्या का घनत्व मध्यम प्रकार का है, अर्थात 100 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चात
लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया, लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया में जनसंख्या का घनत्व 25 से लेकर के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऐसे क्षेत्रों में विश्व के अफ्रीकन कंट्रीज को शामिल किया जाता है। अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन, दक्षिण अमेरिका के राज्यों को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। विश्व के ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर वेरी लो डेंसिटी है, मतलब कि 0 से लेकर के मात्र 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से निवास करते हैं। ऐसे क्षेत्रों में कनाडा, ग्रीनलैंड, सोवियत रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये ऐसे कुछ राज्य हैं या ऐसे कुछ देश हैं जहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। स्पष्ट है कि विश्व की 90% जनसंख्या विश्व के 10% भाग में ही निवास करती है। अब हम चर्चा करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी पर कौन से ऐसे प्रक्रम है जो प्रभाव डालते हैं। इन प्रक्रमों को हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर्स में उन क्षेत्रों में कहाँ पर हाई डेंसिटी होती है, कहाँ पर लो डेंसिटी होती है। जैसे कि अगर हम रिलीफ की बात करते हैं या उच्चावच की अगर हम बात करते हैं, तो जो कि गंगा के, जैसे कि जो प्लेन लैंड होता है, जैसे कि गंगा का मैदान है या जहाँ पर बहुत सारे संसाधन होते हैं, वह एरिया, ऐसे एरिया जो होते हैं वह हाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के क्षेत्र होते हैं। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में हाईलैंड है या माउंटेन एरिया है या जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का वितरण डिस्पर्स होता है या फैला हुआ होता है, लो घनत्व होता है। जैसे कि हिमालयन रीजन में जनसंख्या का घनत्व कम है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस है बहुत ही अनडिलेटिव है। इसी तरह से रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो जहाँ पर जो एरिया रिसोर्स बेस्ड होता है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व और वितरण ज़्यादा होता है। इसके विपरीत जिन भागों में रिसोर्सेज नहीं है या अपेक्षाकृत कम मिलते हैं, वहाँ जनसंख्या की बसाहट भी अपेक्षाकृत कम मिलती है। उसके बाद क्लाइमेट की बात करते हैं कि जब टेम्परेट क्लाइमेट जहाँ होती है या टेम्परेट क्लाइमेट जहाँ है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि एक्सट्रीम क्लाइमेट जो है वहाँ पर जैसे कि सहारा डेजर्ट वहाँ पर या अरब का रेगिस्तान, वहाँ पर जनसंख्या अपेक्षाकृत विरली हमको मिलती है, विरली बसाहट मिलती है। इसके बाद पॉलिटिकल रीजन होते हैं, कंट्रीज जहाँ पर गवर्नमेंट स्टेबल है, जहाँ पर कोई राजनीतिक रूप से उथल पुथल नहीं है, या शांत राज्यों में या शांत देशों में जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का केंद्रीकरण अपेक्षाकृत अधिक होता है, जैसे कि सिंगापुर। अगर लो जहाँ पर अनस्टेबल, जहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशंस होती है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व और वितरण अपेक्षाकृत कम होता है, उदाहरण के लिए अफगानिस्तान। उसके बाद सोशल एस्पेक्ट भी होता है, वह भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल वांट टू लिव क्लोज टू ईच अदर फॉर सिक्योरिटी, जैसे कि यूएसए में जनसंख्या का घनत्व इसलिए है क्योंकि लोग वहाँ के सोशली बॉन्डेड है और एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन स्कैंडिनेवियंस व्यक्ति जो होते हैं वो आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं, इसलिए स्कैंडिनेविया में जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है या डिस्पर्स दिखाई देता है। उसके बाद आर्थिक फैक्टर भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, और जहाँ पर लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ पर जनसंख्या अपेक्षाकृत न्यून केंद्रित होती है। जैसे कि अमेज़न के बेसिन में, अमेज़न का बेसिन मोस्टली फॉरेस्ट से वन से आच्छादित है और पूरा दलदली क्षेत्र है। यही कारण है कि बसाहट के लिए अनुपयुक्त होने के कारण, जॉब अपॉर्चुनिटी की कमी के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या की बसाहट अपेक्षाकृत कम है। अब इन्हीं फैक्टर्स को अगर हम अलग अलग और भी डिटेल तरीके से जानने का प्रयास करें, तो इसमें स्पष्ट होता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को ले डाउन करना बहुत ही कठिन होता है, और ये जो और इसीलिए ये जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो इनएक्सेसिबल होते हैं और दूरस्थ अंचल होते हैं, और दूरस्थ अंचल होने के कारण, इनएक्सेसिबल होने के कारण यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से बिछाया नहीं जा सकता है, और यही कारण है कि जनसंख्या का वितरण यहाँ पर अपेक्षाकृत कम होता है, या बसाहट जो होती है
अपेक्षाकृत दूर 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 पाई जाती है। साथ ही साथ बहुत ही जो हॉट और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एरिया होते हैं उन एरियो में क्रॉप का ग्रो होना या एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है और इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का जमाव अपेक्षाकृत कम हुआ है। रीजन विद डेंस वेजिटेशन जहाँ होता है, जहाँ पर रेन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर रोजाना लोगों को जीवन को आजीविका के लिए रोज रोज नए नए जो 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 चैलेंज है वो हमको लेने पड़ते हैं और इसीलिए वो उन क्षेत्रों में मानव की बसाहट जो होती है अपेक्षाकृत दुरूह कार्य माना जा सकता है। इसी तरह से फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वह फ्लड प्लेन्स भी बहुत ही कठिन होते हैं मनुष्य के निवास के परिप्रेक्ष्य में। अगर लैंड फर्टाइल है तो अगर लैंड फर्टाइल है या इनफर्टाइल है तो वहां पर भी जनसंख्या का बसाहट, जनसंख्या का प्रसरण नहीं होने पाता है और ऐसे क्षेत्र जो होते हैं वो लो पॉपुलेशन डेंसिटी के क्षेत्र रह जाते हैं। फिर लोकेशन जो होते हैं वह भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फिर कोस्टल इन्वायरमेंट जो होता है वह भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जितने भी कोस्टल एरियाज है जहाँ पर कि अगर रिवर जो होती है प्रोवाइड अ गुड एक्सेस एंड अलाउ ट्रेडिंग टू अकर एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये कोस्टल एरिया में ट्रेडिंग होने के कारण यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो विकास है वो बहुत तीव्रता से होता है और यही कारण है कि जितने भी कोस्टल रीजन है वह अपेक्षाकृत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है विश्व के। फेवरेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पर मनुष्य जो है वो बहुत ही आसानी के साथ पर्यावरण के साथ संयोजन करता है, इसलिए जनसंख्या का जमाव ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। नेचुरल रिसोर्सेज की प्राप्ति जो होती है वह भी जनसंख्या में अपने उच्च केंद्रीकरण के लिए कारणीभूत होता है, क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना तय है और ऐसी स्थिति में जनसंख्या की बसाहट में घनत्व या बसाहट में घन अधिक होना यह बहुत ही लाजमी सी बात है। अगर पृथ्वी के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नेचुरल डिसास्टर्स जो होते हैं अपेक्षाकृत कम होते हैं तो जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से यह भी एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है जो कि अधिक जहाँ पर लोग बसना चाहते हैं। इसके अलावा फर्टाइल लैंड जो होती है वो हायर पॉपुलेशन डेंसिटी वाले क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर फूड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। चाहे हम वोल्गा बेसिन की बात कर लें, चाहे नील के मैदान की बात करें, चाहे मिसिसिपी मिसौरी मैदान, चाहे हम गंगा मैदान की बात कर लें या डार्लिंग डाउन्स की बात करें, हम सभी देखते हैं कि जितने भी ये नदियों के मैदान हैं ये ब्रेड गिवन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाने जाते हैं और इसीलिए जनसंख्या का घनत्व यहाँ पर अपेक्षाकृत अधिक है। जहाँ तक आर्थिक कारकों का सवाल है कि जहाँ कहीं भी जिन कहीं किसी क्षेत्रों में आर्थिक जो अपॉर्चुनिटी है लोगों को मिलती है वहाँ पर बसाहट जो होती है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, ये ऐसे अनेक तत्व हैं जो कि जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। पुअर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वह कंसिडरेबल चैलेंजेस जो होते हैं वो उसके कारण उत्पन्न होते हैं। जो पुअर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कारण या ये कह लीजिए कि असेसिबिलिटी अगर किसी स्थान की ज़्यादा नहीं है या कम है तो उस वहाँ पर जनसंख्या का केंद्रीकरण अपेक्षाकृत न्यूनतम होता है और इस तरह से डेंसिटी भी अपेक्षाकृत कम होती है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर होना हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में सामने आता है। दूसरा है इकोनॉमिक एक्टिविटी होना, जॉब की उपलब्धता होना भी जनसंख्या के केंद्रीकरण का मुख्य कारक है। हम देखते हैं कि जितने भी अर्बन सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें, चाहे चेन्नई की बात करें, हम देखेंगे चूंकि नगरों के द्वारा अधिक से अधिक जॉब का सृजन होता है, नगरों में अधिक जॉब मिलता है और वर्ष भर जॉब मिलने की निरंतरता बनी रहती है, इसलिए जनसंख्या का केंद्रीकरण इन महानगरों में अत्यधिक है और ऐसा माना जा सकता है कि विश्व के जनसंख्या के जो हब है वह ये महानगर है। भारत में भी जो भारत की जनसंख्या का जो अधिकांश पॉपुलेशन है का केंद्रीकरण है 4 महानगरों तक सीमित है। उसके पश्चात सामाजिक और आर्थिक कारक भी होते हैं जो जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या के घनत्व को समान रूप से प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में क्राइम बहुत होते हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या की बसाहट या जनसंख्या की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन अपेक्षाकृत कम होता है। इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज जहाँ पर होती है, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि हेल्थ केयर, वो जो होती है उसके कारण जनसंख्या अट्रैक्ट होती है और वहाँ पर जनसंख्या का जमावड़ा अपेक्षाकृत अधिक होता है।
मुंबई जो है वह महानगर है, लेकिन लोग बाग जो है नासिक में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वह एक शांत इलाका है, वहाँ पर क्राइम नहीं है, वहाँ की क्लाइमेट सही है और वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ केयर की पर्याप्त सुविधा है। यही कारण है कि नासिक में दिनों दिन नासिक और उसके आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या का केंद्रीकरण निरंतर बढ़ते जा रहा है। सिविल वार या अन्य प्रकार की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उससे वह भी जनसंख्या की डेंसिटी को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। प्रत्येक व्यक्ति जो विश्व में निवास करना चाहता है वह सेफ और शांत जगह में निवास करना चाहता है। इस प्रकार हमने देखा कि विश्व में जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, कहाँ कहाँ पर कैसी बस्ती है, विश्व प्रारूप इसका कैसा है, विश्व में जनसंख्या का ग्रोथ किस प्रकार हो सकता है, आदि अनेक बातों पर हमने चर्चा की। नमस्कार। आगे करो।